नमस्कार, मैं वर्षना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने आगरा में एक ऐसा बयान दे दिया जो चर्चा में आ गया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ जनपद आगरा में आज राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की भव्य प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सीएम योगी ने वहां पे कहा, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम सब एक होंगे। सीएम योगी ने आगे कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। आज इसी बीच हमारे साथ चर्चा को मौजूद हैं हमारे मेहमान। चलिए आपको मिलाते हैं हम अपने मेहमानों से। हमारे साथ सपा से प्रवक्ता सपा प्रवक्ता चंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पे भाजपा से अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ विनय तिवारी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता अरशद रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया जिसकी वजह से अब सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। इसी में आपको बता दें कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया है, तभी से सभी पार्टियों के नेता इसे अपने अपने बयान पे लेकर अपनी अपनी तरफ से इस सीएम योगी के बयान को परिभाषित कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ डर गए हैं और अपनी शाख बचाने के लिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा है, वो आपको हम एक बार फिर से बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम सब एकजुट होंगे। बांग्लादेश की उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ नहीं हुआ, लेकिन पार्टियां इसमें अपने आप से कुछ शब्दों को जोड़कर और अपने शब्दों के मायने को समझा रहे हैं कि इसके ऊपर इसका क्या बयान है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आज आगरा में जन्माष्टमी के अवसर पर पुरानी मंडी में पहुंचे। वहां उन्होंने दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद लोगों को उन्होंने परिभाषित किया और ये सारी बातें बोली कि अगर हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर आज सत्ता के गलियारे में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है और लोगों ने इसे अपने आप ही बना दिया है, इसको नई कहानी बता रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देख रहे हैं आप कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो गलतियां यहाँ नहीं दोहराई जानी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाज, जाति, भाषा के नाम पर बांटने वाली ताकतों से लोगों को सावधान रहना चाहिए। दुर्गादास राठौर का यही संकल्प था। आगरा के कड़कड़ में कन्हैया का वास है। यहाँ कला है, आस्था है, समर्पण है, विश्वास है और यही राष्ट्र निष्ठा को बढ़ाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गादास राठौर का यही संकल्प था कि सबसे बड़ी सत्ता के सामने जमींदारों के घुटने टेक दिए और उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान देश के लोगों को जन्माष्टमी की बधाई भी दी। इसके अलावा उन्होंने इस अवसर पर पूजा अर्चना की और लोगों को ये भी बताया। वहीं योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से इस पे चर्चा की और उसे सीएम योगी आदित्यनाथ को सभी ने आड़े हाथों लिया और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अब उन पे तीखा प्रहार कर रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में जन्माष्टमी के अवसर पर यह बयान दिया था कि देश को एकजुट रहना चाहिए। अगर एकजुट नहीं रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका सीधा सीधा उदाहरण उन्होंने बांग्लादेश का दिया। बांग्लादेश का हाल सभी ने देखा कि क्या हुआ, वहां पे हिंदुओं के साथ क्या हुआ। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इसे राजनीतिक रूप दे रही हैं और अपने ही विचारों को इसमें व्यक्त कर रही हैं।
आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था। बांग्लादेश वही है जिसको भारत ने पाकिस्तान के 2 चीथड़े कर दिए थे और शेख मुजीब को समर्थन देकर हमने वहां पर एक डेमोक्रेटिक सेकुलर सरकार की फाउंडेशन डाली थी। आज वो देश चीन और आईएसआई के चलते धार्मिक कट्टरपंथ के रास्ते पर जा रहा है और जहां पे धार्मिक कट्टरपंथ जो देश जाएगा उस रास्ते पर, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की तरफ जाए चाहे वो मुस्लिम राष्ट्र की तरफ जाए, सबसे पहले उन देशों में वहां की रहने वाली माइनॉरिटीज और जो प्रगतिशील तबके हैं उन पे हमला होता है। तो बांग्लादेश से कुछ सीखिए। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, भारत की सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को, पूरे विपक्ष ने, अलायंस ने, हम सब ने उनको ताकत दी है। जी, हर हिंदुस्तानी को आपकी ये नसीहत याद रहेगी कि बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। आप लोगों ने आज तक हर हिंदुस्तानी को बांटकर ही तो काटा है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पर, कभी ठाकुर ब्राह्मण के नाम पर, कभी दलित पिछड़े के नाम पर। लेकिन अब पूरा इंडिया समझ गया है, हर हिंदुस्तानी समझ गया है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। अब हम नहीं बटने वाले, हम एक होकर के वोट करेंगे और पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। हर हिंदुस्तानी इंडिया गठबंधन को वोट करेगा और आपके भारतीय जनता पार्टी को बांटेंगे भी और खंड खंड भी करेंगे। और इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता चंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा से अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और कांग्रेस से अरशद रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ विनय तिवारी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। सबसे पहले तो अपर्णा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जो बयान दिया है इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है उनके इस बयान का कि बटेंगे तो कटेंगे। अपर्णा जी आवाज जी आने वाले बताइए। जी बताइए। किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा आने वाले भविष्य के लिए, यही संदेश दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और ये बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार के हालात हैं, आपस में फूट पड़ी है, इस कतई भविष्य के लिए उपयोगी साबित नहीं होंगी। तो हम सबको मिलकर एक रहना है, एकजुट रहना है। यही परिकल्पना के साथ माननीय योगी जी ने इस तरीके का बयान दिया है। ये जो परिस्थितियां इंडी अलायंस वाले विभाजन करने की बना रहे हैं, जातियों में आपस में या फिर धर्म में आपस में, ये परिस्थितियों को न बनने दिया जाए। जनता को इस तरीके से संबोधित किया है माननीय योगी जी ने, लेकिन इस बयान को तरीके से परोसा जा रहा है, वो कहीं न कहीं हस्ताक्षर पर दिख रहा है। क्योंकि कई देखिए अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं देश में, अलग अलग विचारधारा से उनके बयान को देख रहे हैं। हिंदू समाज वाले हिंदू समाज के हिसाब से देख रहे हैं, मुस्लिम समाज वाले अलग बयान दे रहे हैं। ये राष्ट्र मुस्लिम था, पहले से ही बहुत बयान आती है यूनिवर्सिटी और भी अन्य नेताओं की राय है। तो ये अपनी विचारधाराओं के लोग अब इसको विभाजित करने की कोशिश करेंगे, बयान को अपने अकॉर्डिंग लेने की कोशिश करेंगे और इस पर राजनीतिक रोटियां भी फेंकेंगे। मैं आपको बता दूं तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां फेंकने वाला बयान नहीं है। ये बांग्लादेश में जो पैदा कर रहे हैं अंतर्घाती लोग, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये उनके लिए बयान था कि हम अगर बटेंगे तो जरूर कटेंगे। हमारे साथ सपा से हमारे प्रवक्ता चंचल यादव जुड़ चुके हैं। चंचल जी, अपर्णा जी ने बताया कि उनके बयान के अलग ही मायने निकाल रही हैं पार्टियां, आपका क्या कहना है योगी जी के इस बयान के बारे में, क्या मतलब है? देखिए अर्चना जी, अपर्णा जी तो कुछ भी बोले, लेकिन मुख्यमंत्री जी ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं जी। ये सब कुछ अब जाहिर हो चुका है। और जब से चुनाव ये हारे हैं, जब से चुनाव हारे हैं तब से बौखलाहट बढ़ गई है बीजेपी की और बड़े नेताओं की भी, इनकी। अब सर बोलते रहिए।
सबसे पहला वाकया आपको याद होगा अर्चना जी, जब इन्होंने कहा कि ठेले खुंचे रेवड़ी पट्टी दुकानदारों को हम जो है उनके ऊपर उनका नाम लिखेंगे, और जो है जब उन्होंने जातिगत आधार पे इन्होंने नाम लिखने की बात कही, तभी आपने देखा जाति धर्म के नाम पे नाम लिखने की बात कही, तभी बांटने की राजनीति कर रहे थे। और आपको मैं बता दूं, बीजेपी का चाल चेहरा जो है जनता समझ चुकी है, हर आदमी जान चुका है। और देखिए आवाज जा रही क्या पर? जी देखिए, आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है बांटो और राज करो की नीति पर, वो हमेशा काम करते रहे हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं अर्चना जी, आपको याद होगा बीजेपी वही पार्टी है, आपने चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे बिहार देख लीजिए, चाहे हरियाणा देख लीजिए, केवल डिवाइड एंड रूल। मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि जो है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन चंचल जी, अपर्णा जी ने भी बोला और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया बताते हैं, उन्होंने नाम तो कहीं नहीं लिया ना, हिंदू नाम तो लिया नहीं, उन्होंने तो सीधे सीधे यही बोला। मैं मुसलमान की बात भी तो नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमान की बात भी तो नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं सुनिए आप। महाराष्ट्र के अंदर इनकी बड़े भाई के रूप में भूमिका निभाने वाली शिवसेना पार्टी को 2-3 फाड़ में कर दिया इन्होंने। वहीं बगल में अजीत पवार जी के क्या नाम है एनसीपी को 2 फाड़ में कर दिया। वहां पे उनको जोड़ करके सरकार किस तरीके से बनाई है। बिहार के अंदर आपने देखा होगा चचा भतीजों को लड़वा दिया इन्होंने, जेडीयू के तोड़ने का काम किया। हरियाणा के अंदर आपने देख लिया अकाली दल के अंदर जिन जिन पार्टियों ने बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम किया, बीजेपी ने उनके साथ गद्दारी कर करके उनको बांट करके और अपना जो है रोटी सेकने का काम सदैव करती रही है। दूसरी बात, एक तरफ मैं जहां तक बयान अपर्णा जी ने बताया कि अगर उनका बयान ऐसा नहीं है, तो मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं। आप जब लड़ाई की बात आती है, जब आप कोर्ट की राजनीति की बात आती है, तो हिंदू एकता की बात करते हो। जब उनको हिस्सेदारी की बात आती है, तो पिछड़ा दलित को आप हक नहीं देना चाहते हो। अर्चना जी बताइए कहां का न्याय है? आप बताओ, मंदिर ट्रस्ट में मंदिर के आंदोलन के लिए न जाने कितने लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, कई सारे लोगों ने कुर्बानियां दी। आप बता दो क्या पिछड़े समाज का एक भी नेता का नाम है? मेरी बात सुन लीजिए, बांटने की बात मैं कर रहा हूं ना, क्या पिछड़े समाज के एक भी आदमी को ट्रस्ट में रखा है क्या इन्होंने? तो आप बताओ, जहां मलाई खानी है वहां आप मलाई खाने के लिए तब तो एकता की बात नहीं करते हो, और जहां पे जो है क्या नाम लड़ाना है वहां एकता की बात करने लगते हो। तो हर सुन लीजिए, एकता की बात तो राष्ट्र एकता पे ही आई ना। चलिए हम फिर आएंगे आपके पास। हम कांग्रेस के प्रवक्ता अरशद रजा से जानना चाहेंगे। मेरी बात कंप्लीट हो जाती है ना, पूरी बात आ जाती है। सुनिए मेरी बात, मैं एक बात 10 सेकंड अपनी बात और कर दूंगा। हमारे साथ और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। हम मैडम मेरी पूरी बात हो जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे लोग। मेरा सिंपल सी बात है, राष्ट्र एकता के लिए जो है राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन बीजेपी के लोग जो है जो अपना जो छद्म पॉलिटिक्स के चक्कर में जो विभाजनकारी इनकी नीति है, आपने देखा होगा जिस तरीके से जो भी इनकी नीतियां रहती हैं, आपने देखा होगा, मैंने उदाहरण आपको बताया कि किस तरीके से दुकानदार पटरी खोमचे वालों के सामने नाम लिखने की बात कही जाती है। कभी ये 86 में 56 की बात करते हैं जो सरेआम झूठ बोलते हैं, कहीं जाति को जाति लड़ाने का बात करते, धर्म को धर्म लड़ाने का बात करते हैं। कोई एक नेता का नाम उठा के देख लो बीजेपी में, आज के समय में जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई होता है। कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। हम जानना चाहेंगे विनय जी की, अरशद रजा जी की, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जो बयान आया है उसके आप लोगों के क्या मायने हैं? इस पे ओवैसी जी का भी बयान आया है, उनका कुछ और कहना है। अखिलेश यादव का भी बयान आया है, आपके क्या मतलब है, क्या मायने हैं उनके इस बयान को लेकर? देखिए, आजादी के पहले यहाँ पर अंग्रेज आए थे जी, और इस देश में अंग्रेजों ने आजादी से पहले एक नारा दिया था, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल का। और अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक इस देश की सत्ता में अपनी हुकूमत चलाई, और वही उसी पैटर्न पर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जिन क्रांतिकारी साथियों ने, जिन इस भारत के वीर सपूतों ने इस भारत को एक बनाने के लिए एकता और अखंडता के सूत्र में बांधा, उन वीर सपूतों के मेहनत के बलिदान के रूप में आप क्या देना चाहते हैं इस देश को? उन लोगों ने क्या यही सपना देखा था कि आप जब भी चुनाव आए तो मंच से खड़े होकर के कम्युनल स्पीच दीजिए कि बटेंगे तो कटेंगे? एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया के मुंह से क्या ये शोभा देता है? आप 2014 से सत्ता में लगातार बैठे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया था? क्या राम मंदिर के फैसले का विरोध किसी मुसलमान ने किया है? आप बताइए हमको।
कि केदारनाथ धाम से 300 किलो सोना आखिर चोरी हुआ है तो किसके सत्ता में चोरी हुआ है, उसकी जवाबदेही किसकी है। 200 से ज्यादा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में मंदिरें तोड़ी गई, क्या किसी मुसलमान ने जाके तोड़ा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अयोध्या में जाकर के, अयोध्या में आप मंदिर भव्य बनाइए, आप सब कुछ करिए, लेकिन आपने 50 से ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त किया। आपके अहंकार का जवाब 2024 में इस देश की जनता ने दिया है। अयोध्या जैसी सीट से आपको पैदल किया, बद्रीनाथ में आपको पैदल किया। इस देश की जनता ने कम्युनल राजनीति को समाप्त करने की पीड़ा को उठाया है और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो गई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या वो पिछड़े दलित अपने हक को लेकर के रातों रात दिन दिन भूख प्यास को त्याग करके तपती धूप में, बारिश में, इस ठंड के रात में वो अगर आंदोलन कर रहे हैं अपने घर परिवार से दूर जाकर के, तो आप उनका हक क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो हिंदू है या नहीं है? पिछड़े समाज के लोग को आप हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दलित समाज के लोगों को आप हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी, तो वही बात है ना, यहाँ पे कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो सीधे सीधे उनके बयान के आगे उन लोगों ने हिंदू शब्द जोड़ लिया है। उन्होंने हिंदू बोला कहाँ है? उन्होंने तो सीधे सीधे राष्ट्र एकता पे बात की है ना। तो यहाँ पे बांटने का शब्द हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गया? राजनीति में संकेत ही काफी होता है। मैं कह रहा हूँ कि आप इस सबसे बड़े देश के सूबे के मुखिया हैं। अच्छा जी, ऐसे तो फिर असुद्दीन ओवैसी खुलेआम मुसलमानों को एक होने के और नारे देते हैं, मुसलमानों को भड़काते रहते हैं, मुसलमान को एकता की पाठ पढ़ाते, तो क्या वो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़का रहे? तो उस टाइम पे तो कोई कुछ नहीं कहता। अगर आज सीएम योगी ने ये बयान दिया है, वो भी किसी जाति विशेष का नाम लिए बिना ही, तो क्यों ये हो रहा है कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया है? चलिए हम फिर आपके पास आएंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ विनय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशा जी, हम फिर आपके बात सुनेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हैं। विनय जी, ये बताइए, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि राष्ट्र को एक होना चाहिए, राष्ट्र एक रहेगा, नहीं तो अगर बटेगा तो कटेगा। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जो अपनी तरफ से ये ध्रुवीकरण कर रही हैं, हिंदू शब्द जोड़ के, हिंदू और मुस्लिम शब्द जोड़ रही है, तो कहां तक ये सही है? क्या ये सीएम योगी आदित्यनाथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान को लेके, या पार्टियां अपने अपने हिसाब से आने वाले चुनाव को लेके इस शब्द को भुना रहे हैं? देखिए अर्चना जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। योगी आदित्यनाथ ने जो अपना बयान दिया है जी, वो उन्होंने केवल इतना कहा है कि अगर आप मतलब हिंदुस्तान के लोग एक रहेंगे तो बचे रहेंगे जी, बटेंगे तो कटेंगे जी। अब इसके कई तात्पर्य निकाले जा सकते हैं, लेकिन अगर सकारात्मक अगर आप निकालने की कोशिश करें तो देखिए, 1947 हिंदुस्तान कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान की से कमजोर नहीं है। है। अच्छा जी, विनय जी को बोलने दीजिए, विनय जी बोल लेंगे, फिर आपके पास भी आएंगे आपका मत जानने के लिए। आशा जी, विनय जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। जी विनय जी, बताइए। मैं कहता हूँ कि लोग अपने अपने दम पे ही अपनी बात रखें। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ जी। योगी आदित्यनाथ ने केवल इतना ही कहा, उन्होंने हिंदू मुसलमान उसमें जोड़ा नहीं जी। अब वो चूंकि एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं, तो उनके बयान से एक राजनीतिक जो है वक्तव्य निकाला जा रहा है, उसका एक मतलब निकाला जा रहा है। तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो निकालते रहेंगे अपना। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो स्टेटमेंट है उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएं या कोई और अलग हो जाए। उनका सिंपल सा कहने का मतलब है विनय जी, आखिर विपक्ष की जो पार्टियां हैं, क्यों हिंदू मुसलमान और ये जाति जनगणना, क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पे हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए और विभाजन करने के लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों है? अरे तो ये आज से हो रहा है, भाजपा का उदय कब हुआ है? और उससे पहले से हिंदू मुसलमान जो है होता चला आ रहा है। देश का बंटवारा ही हिंदू मुसलमान के उसमें हुआ।
हिंदुस्तान के अंदर सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, मुसलमान थे, हिंदू थे। किसी जो बंटवारा अगर हुआ तो वो मुसलमानों का ही हुआ। तब क्या भाजपा थी? भाजपा या आरएसएस ने करवा दिया बंटवारा? वो ये समय से चला आ रहा है। इनको जानकारी नहीं है। 325 साल से अब नहीं है। ये क्या है कि कहीं कोई ऐसी कोई घटना होती है, सिंपल सा भाजपा से और मुस्लिम की सरकार चली। अर्शद जी, हम आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। हिंदुस्तान कभी भी सेकुलर राष्ट्र नहीं था और न है। सेकुलर राष्ट्र अगर होता तो धर्म के आधार पर विभाजन न होता देश का, वो किसी और मुद्दे पे होता, लेकिन विभाजन ही धर्म के आधार विनय जी, चंचल जी कुछ कहना चाहते हैं, जरा हम भी उनकी बात सुन ले, क्या कहना चाहते हैं। जी चंचल जी बताइए। तिवारी जी, ये बताओ कहाँ से पढ़ के आए हो? बता रहे हो हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ है। क्या बात बोलते हो आप लोग राजनीति से बन करके? अरे कम से कम कुछ तो गरिमा का ध्यान रखो। ये कहाँ आपने पढ़ लिया कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ है? कहां पढ़ लिया आपने? अगर धर्म, सुनिए मेरी बात को, बोले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अगर धर्म के हिसाब से बंटवारा होता तो हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। कैसे रहते? आप बताओ ना। ये इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आप लोग चलाने के लिए बैठते हो टीवी पे, और आरएसएस का एक जो आप कह रहे हो आरएसएस नहीं था वहां पे, जब देश आया तो आरएसएस नहीं था। आप मुझे बताओ। 1925 से आरएसएस है, बताइए। 1925 से आरएसएस है? क्या एजेंडा चला रहे हो आप तिवारी जी? झूठ बोलते हो चैनल बैठ करके आप लोग। आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। हाँ, मैं खत्म कर ले। आप मुझे बताओ ना, 1925 में आरएसएस बना है? कब बना है? ठीक है। तब देश आजाद हुआ था कि नहीं हुआ था? भारतीय जनता पार्टी चाह ही रही थी कि जो है क्या नाम है, हिंदू मुसलमान को बांटा जाए, धर्म को धर्म लड़ाया जाए। आजादी तो नहीं चाह रही थी बीजेपी। अर्शद जी ये जानना चाहेंगे, अर्शद जी ये जानना चाहेंगे, जैसे असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान आया है कि सीएम योगी डर गए हैं, इस वजह से इस तरीके का। विनय जी आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। अर्शद जी से जरा सवाल पूछ लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। विनय जी आपका मौका भी आएंगे, पहले अर्शद जी से पूछ लेते हैं। अर्शद जी बताइए, आप अगर डिबेट कर रहे हैं, उन्होंने व्यक्तिगत सवाल हमसे पूछा है जी, ठीक है ना? तो मुझे जो है थोड़ा 30 सेकंड का समय दीजिए। ये चंचल जी जो बता रहे हैं कि धर्म के आधार पर नहीं हुआ है, जाहिर सी बात है धर्म के आधार पर हुआ है। मुस्लिम लीग जो उस समय समाजवादी पार्टी भी नहीं थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो ही पार्टी की बात कहाँ आ रही है बंटवारे को देश को लेकर? ये मुद्दा आया है सीएम तिवारी जी, मुझे इतनी बात बता दो कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ है क्या? चंचल जी और विनय जी, मुद्दा ये है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पे लेके बातचीत जारी है, देश के बंटवारे की बात नहीं चल रही है। चंचल जी क्या बात कर रहे हैं? ये एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अरे महाराज, अरे तिवारी जी, सबसे पहले जो आप बीजेपी की चाटुकारिता करके आप राजनीतिक व्यक्ति बनना चाह रहे हो। विनय जी और चंचल जी एक मिनट, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है उसको लेके चर्चा हो रही है, ये देश के बंटवारे का मुद्दा नहीं है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, उस पर अब राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन अब हिंदुस्तान की पब्लिक समझ चुकी है। अब आप लोगों के इन बहकावों में कभी नहीं आएगी कि वो पिछला दलित अल्पसंख्यक पीडीए बना दो, बाकी सब क्या विनय जी अर्शद जी को बोलने का मौका दीजिए। विनय जी अर्शद जी को बोलने का मौका दीजिए। जी अर्शद बताइए। आप गलत बोल रहे हैं। अगर तिवारी जी, आपने एक सवाल का आपने एक सवाल किया कि भारत देश कभी सेकुलर नहीं रहा है। अरे कम से कम आप सोचो क्या बोल रहे हो। हम चाहे टीम से संविधान पढ़ो, पहले संविधान की प्रस्तावना पढ़ो। आवाज थोड़ी धीमी की हमें अर्शद जी को बोलने का मौका नहीं मानते हो आप लोग, नहीं मानते हो। मुझे अगर मान रहे हो तो ये नहीं कहते कि सेकुलर सब जो है क्या नाम है सेकुलर। मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा हूँ, एजेंडा नहीं, जो सच बात है वो मैं रख रहा हूं। विनय जी, चंचल जी, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा सिर्फ ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया और अब उसके बयान का राजनीतिकरण हो रहा है। तो ये मुद्दा है कि आखिर इनके बयान के किसके क्या मायने हैं। कांग्रेस प्रवक्ता से हम जानना चाहेंगे, वो बोलना चाह रहे थे। जी बताइए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश की आजादी के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने, भगत सिंह जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, अशफाकुल्लाह खान ने, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, पीर अब्दुल हमीद ने, बहादुर शाह जफर ने
अपने पूरे जीवन को लगा दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू दशकों जेल में रहे, क्या वो भारत के सुनहरे सपने जो अपने आंखों में बुन करके इस देश को आजादी दे करके गए, खुले वातावरण में सांस लेने की जो आजादी दे करके गए, अपनी बातों को कहने का, अपने मन मुताबिक काम करने की जो आजादी दे करके गए, एक बेहतर संविधान दे करके गए, जिस संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द लिखा है, धर्मनिरपेक्षता लिखा है, और विनय तिवारी जी बैठ करके टीवी डिबेट में कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। अरे विनय तिवारी जी, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। आप संविधान से ऊपर उठ करके बातें कर रहे हैं। क्या आप संविधान के प्रस्तावना को नहीं मानते? संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर शब्द है। और मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, ये देश सभी धर्म के सुनहरे गुलदस्ते से बना एक फूल है। सभी फूलों को मिलाकर के एक सुनहरा गुलदस्ता है ये देश। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सभी धर्म के लोग रहते हैं। अर्शद जी, आज सभी विश्व में योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया। अर्शद जी एक मिनट, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया, सिंपल सा बयान था, उसको पार्टियों ने अपने अपने तरीके से भुना लिया। तो आज दूसरी पार्टियां वही कह रही हैं कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रह रहे हैं और सबको एक साथ रहना चाहिए। लेकिन यही जब वो वैसी जी खुलेआम बोलते हैं मुसलमानों के पक्ष में, तब तो ये बात नहीं आती है कि भारत में सभी एक जैसे हैं। तब क्यों मुसलमान मुसलमान हो जाता है और हिंदू हिंदू? बताइए, इसका जवाब आपसे दीजिए। क्या कह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। जी, मैं जवाब दे रहा हूं आपको जी। यहाँ कांग्रेस पार्टी का मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हूं। मैं एआईएमआईएम का नेता नहीं हूं। मैं ओवैसी जी के बयानों का खंडन करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। बात तो मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठा हूँ। बात तो हिंदू और मुसलमान की है। हमारे पार्टी का बयान नहीं है ना, नहीं कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है ओवैसी जी का बयान। क्या ओवैसी जी कांग्रेस पार्टी में है? वो कांग्रेस पार्टी के नेता रहते तो मैं उसका खंडन करता। चलिए अपर्णा जी से जानना चाहेंगे, अपर्णा जी के पास चलते हैं। जी अपर्णा जी बताइए, अपर्णा जी ये बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान आया है, इसको सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से ले रही हैं। किसी का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ डर गए हैं, उन्हें ये भय है कि अब यूपी से उनकी सीट चली जाएगी, इसलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए वो इस तरह की लाइन बोल रहे हैं। कहां तक ये सच है? क्या सही में सीएम योगी कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं? अर्चना जी, सवाल कंप्लीट हो गया तो मैं बात बोलूं? जी बताइए। कृपया करके बीच में कोई न टोके, मेरा ये निवेदन है, क्योंकि मैं किसी को बीच में टोकती नहीं हूँ। जी बताइए, सबको अपने बोलने का मौका दिया जाएगा। पहली बार मैं मुझे पहली बार तो पिछले आधी घंटे से 20 मिनट से ज्यादा जुड़ी हूँ। आप दोनों प्रेस लोगों से ले चुकी हैं, आप 10 सेकंड से मुझे कोट करने का मौका नहीं देंगे। बताइए अपर्णा जी, बताइए। हमारी पार्टी जो प्रवक्ता से हो रही है, तो कम से कम कोट करने का तो मौका दीजिए। हमारे पास जो भी गेस्ट हैं सबको बोलने का थोड़ा थोड़ा मौका दिया गया है। अब आपका मौका है, आप भी पहले अपना पक्ष रख चुकी हैं, आप अपना पक्ष रख चुकी हैं। अपर्णा जी आगे का जी बताइए। जी बताइए, आपने सबकी बातें सुनी, अब सबके सवालों का जवाब दीजिए आप। बता देती अब चलिए जी। खैर, मुझसे बोला गया, मैंने पहली बार आपसे मुझसे प्रश्न किया कि बयान दिया, तो मैंने बोला आपसे कि अब पार्टी अपने अपने हिसाब से काफी ऊपर होती है राजनीतिक शिक्षक है, इसलिए अपने हिसाब से बयान को लेंगे और अन्य अलग पार्टी में डिबेट में लोग प्रवक्ता बैठेंगे और अपने हिसाब से अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से आगे आएंगे और अपने वक्तव्य को रखेंगे। मैं तो कितना बोलना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में बोला जाता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज के दिन के सबसे मुखर व्यक्ति रहे हैं राजनीतिक रूप से, जो कि खुलेआम बोलते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि इसमें कहीं कोई आने वाले भविष्य के लिए कुछ अच्छाई सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि हम किसी को बांट दें या हम किसी को कुछ कर दें। न तो चुनाव में कोई फायदा ले रहे हैं, न तो अपने लिए व्यक्तिगत कोई फायदा ले रहे हैं। अगर वो इस तरीके से बयान देंगे तो उनको भी मालूम है कि आने वाले भविष्य में कुछ न कुछ चल रहा है इस तरीके का काटने का, तब उन्होंने ये बयान दिया होगा। सर, अब वो डर गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। मैंने तो आपसे बोला कि हर प्रवक्ता अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुसार ही यहाँ पर अपना विचार रखेगा। अब बात है कि राजनीति कौन कर रहा है? फैसला भी लोकसभा में किसको पीसीडीए का मुद्दा चलाया इंडिया अलायंस के लोगों ने। क्या ये जातियों में बांटने की बात नहीं चल रही है? एक लंबे समय से लोकसभा को सिर्फ एक सीट को लेकर के सीट ज्यादा आ जाए, दलितों की, SC/ST के आरक्षण की और संविधान को कम कर देंगे, इन सब की बातें कौन कर रहे हैं? बांटने की बात तो चली रही है। आप सिर्फ सीडीए का मुद्दा लाएंगे और कोई जाति रह नहीं गई है क्या? आप सिर्फ 20% लोगों को बचाने की बात करेंगे
जब भी कोई उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा वाकया हो जाता है और मीडिया में आ जाता है, चाहे भले वो अयोध्या रेपकांड को ले लीजिए, कन्नौज के रेपकांड को ले लीजिए, इस पर आके आप प्रमुखता से क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव जी? और अन्य विषय जो होते हैं आपके अपने ही मुद्दे जो आपको लाभकारी हो सकते हैं, आप उन पर तो कभी नहीं पूछते हैं। आप आके प्रमुखता से बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, तो आप अपने ये क्या आप पार्टी की राजनीति नहीं कर रहे हैं आपस में कि आप सिर्फ 20% लोगों को बचा पाए, इसलिए आप आके डीएनए का बयान दे देते हैं, नार्को से टेस्ट कराएंगे, आपके शिवपाल यादव जी कह देते हैं आके, और आप कहते हैं बांटो और राजनीति करो। भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति नहीं है, बांटो की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव जी, जो अपने ही परिवार के लोगों को अलग अलग तरीके से बांट दिया है और सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं, जनता को बांटने की राजनीति करते हैं पीडीए में। और अब आएंगे तो मैडम जवाब ले लीजिए, लोग बात रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिए। ब्राह्मणों को आदि लेकर मुद्दा दिया था, तब उनको फायदा नहीं हुआ, अब उत्तर प्रदेश से पीडीए का मुद्दा ले लिया, क्या ये जातिगत बांटने की बात नहीं हो रही है? वही सवाल रिपीट करिए, मैं बोलता हूँ। राजनीतिक लोग सोचने के लिए कितना बात होंगे। अपर्णा जी, आपने अखिलेश यादव की जो बात बताई, अखिलेश यादव से लेकर जो सवाल पूछा, हम चाहेंगे कि सपा प्रवक्ता उन सवालों का जवाब दे। जी बताइए चंचल जी। देखिए, बहन अपर्णा ने बहुत अच्छी बात कही कि हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है और पार्टी के नेता उस हिसाब से बोलते हैं जी। बहुत अच्छी बात, इन्होंने अपनी बातों में जवाब भी दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सदैव बांटने की रही है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी का बयान ही बहन अपर्णा जी ने बता दिया। सुन लीजिए मैडम, मैं बीच में बोला नहीं, अरे सुन तो लो आप, अरे सुन लो, जवाब दूंगा मैडम। मैडम शांत कराओ इनको अभी, अरे मैडम सुन लो। आप बताइए चंचल जी, आप जवाब दीजिए। मैडम अभी जवाब तो लो, मैं सुन रहा था, सवाल नोट कर लिया मैंने, आपका जवाब सुनो, आप सुनो जवाब आप अरे सुन लो भैया, इनको और समय दे दो बोलने के लिए। अपर्णा जी, इनका जवाब सुन लेते हैं, चंचल जी का जवाब सुन लेते हैं, क्या कहना है इनका। आपने जिक्र किया 80% 20%, आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि लड़ाई 80 बनाम 20% की बांटने वाला कौन व्यक्ति है? आप मुझे बताइए, जो जाति का धर्म के आधार पे जो है लोगों के नाम लिखवाने की बात कौन करता है? बांटने वाला कौन है? मैंने आपसे कई सारे एग्जांपल बताए कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है हमेशा बांटने और डिवाइड एंड रूल का। और आपको याद होगा ये जासूसी करने वाले लोग रहे, अंग्रेजों की जासूसी करने वाले लोग रहे, उसका भी इतिहास आपके पास है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, आज देश को एकता की जरूरत है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने सबको जोड़ करके जो है देश में राजनीति करने की बात करी है, सबको जोड़ने का काम किया है, आज उसकी जरूरत है। मैं हमारे जो तिवारी जी हमारी बातों का बुरा मान रहे थे, इन्होंने कहा कि भारत देश कभी सेकुलर नहीं रहा। सुन लीजिए, अरे मैडम आपकी बात खत्म हो गई, जो सवाल आपने क्या बता दिया। हाँ पीडीए बताता हूं, सुनिए पीडीए मैडम रुक जाओ, बता दो। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा में जो गरीब है वो सबके साथ हम लोग हैं, सबको सम्मान देने का काम भी हम लोगों ने किया है। सुनिए, बीजेपी की तरह नहीं, सुनिए टीबीबी ठाकुर ब्राह्मण बनिया की पार्टी है। आप क्या बात करोगे? सुनिए मेरी बात को, सुन लीजिए मैडम सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, अरे बात सुन तो लीजिए, सुनिए आप ये बता दो 80-20 की बात किसने किया था? आप बता दो 80-20 की बात किसने किया था? ये बता दो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला किसने किया? अगर एकता की बात होती तो पिछड़ों के साथ अन्याय क्यों करते? आप मुझे बता दो, मेरी बात सुनिए, आप मुझे बता दो एकता की बात कर रही हो, एकता की बात अगर आप कर रहे हो तो मुझे बता दो मंदिर ट्रस्ट में सारे के सारे जनरल के लोग क्यों हैं? आप बताओ क्या बात करोगे आप? केवल जुमलेबाजी? जब जहां हक देने की बात आती है केवल बेईमानी आती है आपको। आप मुझे बताओ उसमें कितने ब्राह्मण ठाकुर कितने बड़ी जाति के लोग हैं? आप क्यों नहीं हक देना चाहते हो पिछड़ों को? उसमें बताइए मुझे, आप क्यों धोखेबाजी करना चाहते हैं? और सुनिए तिवारी जी, संविधान पढ़ लीजिए, सेकुलर शब्द हमारे प्रस्तावना में है। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान कभी सेकुलर रहा ही नहीं है। अपर्णा जी, चंचल जी को बोल लेने दीजिए, चंचल जी को जवाब देने दीजिए। डिबेट का डिकोरम ही नहीं पता होता, बीच में बोलती है और अपने ही पहले कहती हैं कि बीच में नहीं बोलना है, अपने ही पहले बोलती है बीच में नहीं बोलना है, मैं नहीं बोलूंगी, फिर बीच में बोलती है। चंचल जी को उनका अपना पक्ष रखने दीजिए। अरे मैंने बताया पीडीए हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का अपना गठबंधन है, इसके अलावा अगड़ा भी है, आधी आबादी भी है, अधिवक्ता भी है। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने हमेशा बांटा है लोगों को, आपने हमेशा डिवाइड किया है, चाचा को भतीजे से लड़ाया आपने। अरे भाई बिहार में चिराग पासवान याद है कि नहीं याद है?
चाचा भतीजों लड़ा आपने, पार्टियों को तोड़ा कि नहीं तोड़ा आपने, शिवसेना को तो फाड़ किया कि नहीं किया, किसने राज, कौन राज कर रहा है वहां पे? अजीत पवार जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया गया, उसको आपने मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बना दिया। चंचल जी, विनय जी आपके सवालों का जवाब देना चाहिए। जी विनय जी बोलिए, अभी चंचल जी ने आपसे सवाल किया, आपके बारे में बताइए आप क्या कहना चाहते हैं चंचल जी के सवालों का। मैं करनी हूँ तो मैं चुपचाप देख रहा हूँ, ठीक है ना, और वही अपना सब बोल ले, वही सुना दे, ठीक है ना। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, न चुनावी रैली है, यहाँ पे सबको अपनी बात रखनी चाहिए। मैंने धैर्य पूर्वक सबकी बात सुनी है, किसी के बीच में मैंने बोला नहीं है। जी आप अपना पक्ष रखिए विनय जी। मुझे मेरा सिंपल सा चीज है कि अभी वो चंचल जी ने जो बताया था कि हिंदुस्तान का बंटवारा अब उनको लगता है आरएसएस ने कर दिया। अरे महाराज नहीं, गुमराह मत करिए, मैंने आपने कहा धर्म के आधार पे हुआ, फिर देखिए तिवारी गलत बोल रहे हैं आप लोग मुद्दे से ना भटकिए, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला आरएसएस ने कर दिया, मैंने कहा हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे नहीं हुआ है, आप ये बात कर रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि उस समय की जो दो पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है और धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, मुस्लिम राष्ट्र बना। श्रद्धेय आडवाणी, सुनिए आडवाणी जी, आदरणीय आडवाणी जी, हिंदुस्तान में उसकी आडवाणी के, देखिए मैं आडवाणी को आडवाणी जी गए थे बाजार पे मत्था टेकने के लिए। चंचल जी, विनय जी, ये सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान सुनिए, आप ही लोग मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। सिंपल सा ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्म के आधार पर हिंदुस्तान बटा। और दूसरी चीज, अभी एक बात हमारी और हो जाने दीजिए। योगी आदित्यनाथ के तो स्टेटमेंट की सब लोग कह रहे हैं, अभी चुनाव में ढेर सारे आपके पास वीडियो हैं, हर मंच से मुल्ला मौलवी कह रहे थे कि सब लोग एक हो जाओ, एक को वोट देना, एक को वोट देना, मत बटना, इधर उधर मत करना, किसी के बहकाव मत जाना। वो क्या था? उसको किसी ने खंडन किया? सबके मुंह में दही जमा था। नहीं, तो वैसे भी बीजेपी का ही पाला हुआ व्यक्ति है, आप नहीं जानते हो क्या? तब वो तब किसी धर्म या किसी जाति का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों किसी को जो है बुरा लग रहा है। अर्शद जी नहीं है कि उनका खंडन करेंगे। विनय जी हम फिर आएंगे, अर्शद जी से जानना चाहेंगे। जी अर्शद जी बताइए, सीएम योगी के बयान का मतलब, आप अपना पक्ष रखिए। देखिए मैं सीधी बात कह रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपने संविधान की शपथ लेकर के इस प्रदेश की उन्नति के लिए, विकास के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, किसानों को सही दाम देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा स्थापित करने के लिए, उसके लिए गारंटी देने के लिए आप मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था सही करने के लिए है। अब आपको मैं केवल 2 सवाल पूछ रहा हूं कि क्या जो नौजवान डिग्री लेकर के सड़कों पर घूम रहा है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, पारसी भी है, बौद्ध भी है, तो आप उसको रोजगार दीजिए ना। आप रोजगार क्यों नहीं देना चाहते? आप आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से और ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से, लेटरल एंट्री के माध्यम से? क्या दलित और पिछड़े समाज के लोग हिंदू है या नहीं है? मैं आपसे सीधे योगी सरकार से पूछना चाहता हूं। अर्शद जी, लेकिन योगी जी का तो यही कहना, योगी जी ने कब नाम लिया दलित का, मुसलमान का, हिंदू का? उन्होंने सीधे राष्ट्र की बात कही ना। इसका मतलब बता दीजिए। आपने नहीं सुना विधानसभा के भवन में विधान सदन चल रहा था, सदन में उन्होंने क्या कहा था? कौन करता था? आप मुझे बताओ ना, एक यादव की बात कौन करते थे? समान जो 2 लड़के थे, उन दोनों लड़कों का नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिया, जब वहाँ 14 से ज्यादा लड़के थे उसमें। अपर्णा जी जवाब दीजिए अर्शद जी की बातों का। उनका 2 ही नाम लेकर के संबोधन करना किस मानसिकता को दर्शाता है? अपर्णा जी जवाब दीजिए अर्शद जी की बातों का। अपर्णा जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। मुझे अर्शद जी पैनलिस्ट की आवाज आ ही नहीं रही थी, ना अर्शद जी की ना विनय जी की आवाज क्लियर नहीं हो रही है, इसको मैं जवाब क्या दूं? आप मुझे अर्शद जी आप अपनी बात फिर से रिपीट करिए, क्या पूछना चाहते हैं आप अपर्णा जी से? मैं ये कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी, अपर्णा जी आवाज आ रही है आपको? अब अर्शद जी की आवाज आ रही है आपको? वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है कि हम इस प्रदेश की, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, मैं किसी प्रकार की भेदभाव की राजनीति में विश्वास नहीं रखूंगा। ये शपथ लेकर के वो संविधान की पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जब खुले की बात करेंगे
किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अरशद जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही। अपर्णा जी, उनका ये कहना था कि सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां युवा बेरोजगार होके घूम रहा उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है, मुसलमानों पे भी अत्याचार हो रहे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये उनके सवाल थे। देखिए, अरशद जी के साथ कई बहस की बहस वो मुझसे हमेशा यही प्रश्न पूछते हैं, मैं उनका भी हर बात का जवाब दे रही हूँ, मैं उनको हर बात इस बात का भी जवाब देती हूँ, मैं इस बार भी दिए देती हूँ। आज आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो ये नौकरियां लग रही हैं, जो व्यापार चल रहे हैं, ऑटो सेक्टर में भारत नंबर 2 में पहुंच गया है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर 1 में पहुंच गया, क्या इससे लोगों को रोजगार नहीं मिलते हैं? क्या आप इस टीवी डिबेट पर कहेंगे कि बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है? बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरियां ही दे रहे हैं, नौकरी चल रही है देना, लेकिन व्यापार भी दे रहे हैं, व्यापार के साथ लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग भी देते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं, महिलाओं को खुद का वो काम कर पाए, हम वो भी काम करते हैं। तो अब और ड्रोन वीडियो बनाते हैं, महिलाएं आपस में इकट्ठा होकर सामूहिक एनजीओ चलाती है। अरे वो नाव की बेटी आकर के आत्मदाह कर लेती है, नाव की बेटी आकर के आत्मदाह कर लेती है मुख्यमंत्री आवास के सामने। मुख्यमंत्री जी के पास इतना भी समय नहीं है कि उस बेटी की दर्द और पीड़ा को सुन लेते। क्रिटिसाइज करने की राजनीति आप करिए, आपको भली भांति शोभा देती है, करिए अरशद जी। मैं बस इतना कहूंगी कि और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है। ये प्रदेश अब फैसला ले लिया है, इंडिया गठबंधन के साथ है। 2024 में आपको पैदल कर दिया है, अब 27 में 24 में हाफ किया है, 27 में साफ करेगा। इतना आगे बढ़ रहा है, 27 में आपको नहीं आ रही है, जो भी बचा कुचा है वो जवाब दे देगा। घबराइए नहीं, आप इसी प्रकार की नफरत की राजनीति करिए, बदले की भावना की राजनीति करिए। इस प्रदेश की जनता युवा सजग है। हम चाहेंगे चंचल जी एक कुछ सेकंड में बस आखिरी शब्द आपके। मैडम मैं आपको बताऊं, जी बताइए। देखिए, अपर्णा जी ने अपनी बात में ही जवाब दे दिया था कि हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। बीजेपी की विचारधारा सदैव ये रही है हिंदू मुसलमान हमेशा सदैव हिंदू मुसलमान की विचारधारा रही है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी के बयान पहले से लेकर के अगर आप देख लो तो आपको ये विनय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक कम से कम इनको जरूर आज कहना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जो मैसेज देना चाह रहे हैं उन्हें भी मालूम है कि हमारी दुकान बंद हो रही है हिंदू मुसलमान वाली। अब जनता रोजगार की बात कर रही है, अब जनता अपने विकास की बात कर रही है, अब जनता पूछ रही कि बताओ जो बड़े बड़े आपने वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे आदर्श गांव बनाने की बात हो, स्मार्ट शहर बनाने की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे आज के समय में व्यापारी परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर की बात समझिए। मैडम बता दूं, 1 मिनट 10 सेकंड। आज आजमगढ़ में सुनिए, आजमगढ़ में कप्तानगंज में लगातार 2 दिन मर्डर हुए हैं और इतनी हालत खराब हो गई है लॉ एंड ऑर्डर की, जान लीजिए कि सरेआम लोगों का अपहरण हो रहा है, उनकी हत्या करके फेंक दिया जा रहा है। कितनी बद से बदतर हालात उत्तर प्रदेश से आज गुजर रहा है। और सुनिए, महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। ये कम से कम बीजेपी के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये जरूर भूल नहीं सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए कि हम संविधान की शपथ लेकर के सत्ता में बैठे हैं, ना कि किसी हम धार्मिक ग्रंथ या किसी और व्यवस्था को लेकर सत्ता में बैठे हैं। आप सबके हो, इस बात को जरूर सोचना चाहिए, तभी ये देश की एकता रहेगी, तभी हमारा देश मजबूत रहेगा। मैं तो समाप्त हो गई है, अब हम डिबेट पे अब इतना ही रोकना चाहेंगे। जहां तक योगी जी के भाषण की बात है तो ये हम अब बता दें कि उन्होंने राष्ट्र की ही बात कही है, किसी जाति विशेष की बात नहीं। फिलहाल हम सभी अपने गेस्ट से धन्यवाद चाहेंगे डिबेट में शामिल होने के लिए। तो ये था सत्ता की गलियारे की हलचल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जन्माष्टमी के अवसर पर एक भाषण दिया, राष्ट्र को एक होने की, राष्ट्र में एकता बनाए रखने की, कि अगर कटेंगे तो बटेंगे। उन्होंने ये कहा कि हमें बट के नहीं रहना है, हमें मिलजुल के रहना है, लेकिन इसको भी अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से इसके मायने निकाले। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बृजेंद्र प्रताप सिंह तोमर उर्फ लालजी तोमर, राजकीय ठेकेदार, कानपुर मंडल, निवास स्थान C7 आवास विकास इटावा की ओर से समस्त देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोबाइल नंबर 9412283016।
शिक्षा से अज्ञानता को भगाएंगे, हर बच्चे को अब शिक्षित बनाएंगे। ब्लू बेल स्कूल, जहां मिलता है आपके बच्चों के लिए बेहतर स्टडी एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, इनोवेशन, कल्चरल और भी बहुत सारी एक्टिविटीज। पता 170B 4E1 नियर पावर हाउस, करेली, प्रयागराज। फोन नंबर 9198211110। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, पूर्वांचल का सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज, जहां आपको मिलता है बेहतरीन स्मार्ट क्लासरूम,